Hello student, today in our computer science paper 1 chapter number 1, that is operating system, we are going to study about security aspects and accessing methods. Okay, this this topic is important in the exam point of view also. So what we are going to study in this topic? Here we are going to see about the security and the viruses and the worms. Okay, यहाँ पे अभी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस के लिए, और हम लोग क्या क्या रीज़न से हम लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं किस तरीके से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर सिस्टम के लिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मीनिंग क्या रहेगा? सिक्योर सिस्टम विल कंट्रोल थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर्स access to the information that only authorized individual or process operating on their behalf will have access to read, write, create और delete। ऐसी सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही और इंडिविजुअल पर्सन ही वो फाइल को रीड, राइट और क्रिएट कर सकता है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी आर, अभी कौन से एलिमेंट्स है सिक्योरिटी के अंदर जो हम लोग को देखना है? तो फर्स्ट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी क्या कि अनऑथराइज मैनर के अंदर तुम्हारे फाइल्स कोई रीड नहीं कर पाएगा। ओके, ensuring that the information is not accessed in an unauthorized manner, that is by controlling the read operation। कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको रीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी? ensuring that the information is not abandoned or deleted in an unauthorized manner, that is by controlling write operation। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मॉडिफाई करना नहीं चाहिए या फिर उसको डिलीट नहीं होना चाहिए अनऑथराइज मैनर के अंदर। यानी किसी को राइट्स नहीं दिए हैं और वो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये राइट ऑपरेशन या फिर राइट परमिशन से हम लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। ensuring that the information is available to authorized user at right time। यानी ऑथराइज यूजर को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवा सकते हैं by controlling read and delete operation and ensuring the fault recovery। यानी रीड और राइट परमिशन ऑथराइज पर्सन को ही हम लोग ने देना चाहिए। In multi-user environment, the concept of security and protection are very important। User program should be interface with each other or with operating system। The memory allocated to the user must be protected। मल्टी यूजर के अंदर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल यूजर एक ही एनवायरनमेंट में काम करने वाले, तो वहाँ पे किसी भी यूजर का डेटा वहाँ पे अनऑथराइजली एक्सेस नहीं होना चाहिए या फिर डिलीट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमें देखना है सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, यानी किस तरीके से आपका डेटा चोरी जा सकता है या फिर किस तरीके से वो एक्सेसिंग होता है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर। ओके, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन are requirement of the modern computing environment, but these two are contradictory to each other, as much sharing gives rise to the possibility of more security threats। शेयरिंग और प्रोटेक्शन ये दोनों रिक्वायरमेंट है अभी के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग इतना बढ़ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर शेयरिंग देना है तो कहीं ना कहीं पे प्रोटेक्शन थोड़ा कम होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन देना और शेयरिंग करना ये दोनों भी एक साथ कम पॉसिबिलिटी होती है। The major threats to the security in any computer environment can be categorized as follow। यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज दिए जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। ओके, सबसे पहले आता है टैपिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैपिंग?
जहाँ पे ये डायग्राम से हमें पता चलेगा। टैपिंग एंड डिस्क्लोजर। टैपिंग मीन्स व्हाट, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सर्विसेज। यानी यहाँ पे एक मशीन है और एक बी एक मशीन है कंप्यूटर। यहाँ पे जो एक तीसरा जो बंदा रहेगा वो क्या करेगा, अनऑथराइजली, यानी ए का डेटा बी को अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा ही कोई तो भी उसको क्या कर रहा है, अनऑथराइज यूज कर रहा है इस सर्विस का। ओके, नेक्स्ट होता है डिस्क्लोजर। अनऑथराइज डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी यहाँ पे क्या है, ए और बी वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं और यहाँ पे तीसरा बंदा क्या कर रहा है, यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन देख रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन डिस्क्लोजर। नेक्स्ट है अमेंडमेंट, अनऑथराइज अल्टरेशन और डिलीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। अमेंडमेंट के अंदर क्या होता है, ए और बी का नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे ये तीसरा बंदा क्या कर रहा है, इसके पास वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसके अंदर कुछ अल्टर कर रहा है या फिर चेंजेस कर रहा है या फिर डिलीट करके तीसरे जो बी को है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। नेक्स्ट होता है फैब्रिकेशन, अनऑथराइज फैब्रिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी ए से तो कुछ डेटा जा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे सी जो रहेगा या फिर दूसरा बंदा रहेगा वो इसके नाम पे दूसरे को इंफॉर्मेशन भेजता है, दैट इज कॉल्ड एज ए फैब्रिकेशन। नेक्स्ट होता है डेनियल ऑफ द सर्विस टू द ऑथराइज यूजर। यानी इसको परमिशन है लेकिन वो कोई दूसरा ही उसको यूज करता है, उसको बोलते हैं डेनियल ऑफ द सर्विस। द सिक्योरिटी थ्रेड्स आर शोन इन द फिगर्स। यहाँ पे ये फिगर्स के अंदर भी बता सकते हैं। आउट ऑफ दिस 5 सिक्योरिटी थ्रेड्स, the first two, that is the tapping and the disclosure, are categorized as a passive threats, and the other are called as an active threats. Okay, ये जो फर्स्ट टू जो थ्रेड्स है इसको बोलते हैं पैसिव और बाकी के जो रहेंगे वो एक्टिव रहेंगे। It is clear that in both the cases, one and second, information goes to the third party, but the difference in that is tapping the third party access information without the knowledge of the C other two parties, whereas in the disclosure and the source party willingly disclose the information to the थर्ड पार्टी। अभी यहाँ पे जो पहले तो प्रोसेस है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो दो बंदे होते हैं उसको वो थर्ड वाले को पता नहीं चलता है कि क्या इंफॉर्मेशन उसका चेंज हो रहा है, लेकिन थर्ड के अंदर क्या होता है कि उसको पता रहता है और वो क्या कर रहा है, डिस्क्लोजर उनकी सिक्योरिटी करता है। नेक्स्ट है अटैक्स ऑन सिक्योरिटी। अभी क्या क्या अटैक्स होते हैं हमारे सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये हमें इस टॉपिक में देखना है। द सिक्योरिटी सिस्टम कैन बी अटैक इन नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट है उसके अंदर ऑथेंटिकेशन। अभी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मीन्स व्हाट, इट मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। ओके, यानी हमें ऑथेंटिकेट यूजर, अगर ऑथेंटिकेशन अगर होगा तो ही हम लोग उसके अंदर सिस्टम के अंदर एक्सेसिंग कर सकते हैं। फॉलोइंग वेज टू अटैक इन दिस रिगार्ड, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या अटैक होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले होता है guessing or the stealing somebody's else password and then use it। किसी का दूसरे का पासवर्ड चुराना या फिर हम लोग गैस करके उसका पासवर्ड क्रैक करते हैं, ये होता है। दूसरा होता है यूज ऑफ वेंडर सप्लाइड पासवर्ड विच कैन बी यूज बाय ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कभी कभी कोई भी, अगर सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो राउटर का, राउटर के अंदर डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ रहता है, यानी वेंडर कोई भी एक पासवर्ड देता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर के पास में होता है, यानी जो मेन यूजर रहेगा उसके पास में होता है, तो हम लोग उसका यूज पासवर्ड का यूज करके भी कोई भी सिस्टम को हैक करते हैं। फाइंडिंग पासवर्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी ट्रायल एंड एरर मेथड यानी क्या कि हम लोग एक गेस करते हैं, कोई भी पासवर्ड डाल के देखते हैं, तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। इफ यूजर लॉग्स ऑन एंड goes for the T, then using the terminal to the access confidential information। अगर कोई ऑफिसेस में बैठे हुए रहेंगे तो अगर कोई किसी को चाय पीने या कहीं पे बाहर चला गया और उसने मशीन को ऑन ही रखा हुआ है, तो कोई भी दूसरा आके वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उनका इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। और और आखिरी वाला है दैट इज द राइटिंग डमी लॉग्स इन द प्रोग्राम टू फूल द यूजर। हम लोग कहीं कहीं पे एक डमी फाइल बना के भी हम लोग उसको फुल बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है अटैक दैट इज द ब्राउजिंग। इन सम सिस्टम देयर एग्जिस्ट फाइल्स विथ
access control which can vary permissive. One can browse through the system files to get this information, after which unprotected files and the database can be easily accessed. Confidential information can be read or even modified. यहाँ पे कभी कभी नेटवर्किंग के अंदर किसी को ब्राउजिंग की परमिशन होती है, तो वो क्या करेगा, दूसरे की ब्राउजिंग करते करते क्या करेगा, किसी का दूसरे का डेटा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को क्या करेगा, एक्सेसिंग कर पाता है। नेक्स्ट होता है ट्रैप डोर्स। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैप डोर्स? समटाइम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर लीव सम security entry point to modify their programs, they are called as a trap doors। अभी कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे कोई ट्रैप डोर्स रखते हैं, छुपे हुए रास्ते रखते हैं जिससे हम लोग सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम के अंदर एंट्री पॉइंट क्या करेगा, कोई दूसरा यूजर उसको मिसयूज करके वो फाइल्स को चुरा सकता है। जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो अभी के जो भी मोबाइल सिस्टम्स होते हैं या फिर मोबाइल फोन होते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर एक्टिवेट रखते हैं, तो वहाँ पे एक बैकअप के लिए हमें एक दूसरा पासवर्ड रखना पड़ता है जो पिन या फिर पैटर्न के अंदर होता है। तो यहाँ पे कोई ट्रैपडोर्स अगर होगा, कोई तुम्हारा फ्रेंड्स अगर होगा वहाँ पे, आपका फिंगरप्रिंट यूज नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, गेस कर सकता है तुम्हारा पासवर्ड, और वो सिस्टम के अंदर या फिर तुम्हारे मोबाइल फोन के अंदर घुस सकता है। ओके, इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ है इनवैलिड पैरामीटर्स। पासिंग इनवैलिड पैरामीटर में कॉज अ सीरियस सिक्योरिटी वायलेशन। कोई कोई इनवैलिड पैरामीटर्स डाल के भी उसका पासवर्ड गेस कर सकता है। नेक्स्ट है लाइन टैपिंग। A special terminal is used to tap into a communication line. It causes the access of confidential data. टैपिंग द लाइन यानी क्या, अगर कोई दो तीन कंप्यूटर अटैच है तो एक कंप्यूटर क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली देखते रहेगा कि ये सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, या फिर वो उसके अंदर वो फाइल्स को कॉन्फिडेंशियली चुरा सकता है। इलेक्ट्रिकल डेटा कैप्चरिंग, use of active or passive line tapping, a mechanism to pick up the screen radiation and to recognize what is displayed on the screen, is called the electronic data capturing। यहाँ पे कुछ रेडिएशन से या फिर स्क्रीन कैप्चरिंग से, या फिर हम लोग बोलेंगे कि कोई कैमरा से वगैरह जो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा तो वो उसको कैप्चर करके भी उसको यूज कर सकता है। लॉस्ट लाइन इन नेटवर्किंग, अ लाइन में बी गेट लॉस्ट। इन सच अ केस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लॉग out a user and allows an access only after re-establishing the identity of the user. Some operating system cannot be do this. In such a case, floating process can be accessed बाय अनऑथराइज्ड यूजर। अभी कभी अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ब्राउजिंग करते हुए बैंकिंग की साइट वगैरह में जाते होंगे, अगर कभी आपका इंटरनेट बंद अगर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट में से या फिर हम लोग ने लॉगिन किया हुआ से क्या करेगा, लॉग आउट कर देता है। लेकिन कभी कभी कोई सिस्टम या कोई कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि अगर लाइन लॉस्ट भी अगर हो जाती है तो भी वो चालू रखेगा। यानी क्या रहेगा, अगर वापस से अगर हम लोग रिकनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे वो वहाँ से लॉग इन कर देता है। तो ऐसे अनऑथराइज भी यूजर वहाँ पे एक्सेसिंग ले सकते हैं। Improper access control. Sometimes operating system and the administrator may not plan access control properly. They may lead to some user having too many privilege and other having very few. This cause the and disclosure and the denial of the service। कभी कभी प्रॉपरली अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव ने अच्छी तरीके से प्लानिंग करके कोई यूजर को बराबर किसी को ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया, यानी किसी को ज़्यादा राइट्स दे दिया और किसी को कम राइट्स दे दिए, जिनको ज़्यादा राइट्स दिए हुए हैं उनको ज़्यादा राइट्स नहीं मिलना चाहिए। तो वैसा अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो जाता है तो वो क्या करेगा, वहाँ से फाइल्स को चुरा सकता है। वेस्ट रिकवरी, by using some technique deleted files can be recovered, password may be recollected, it is called as an waste recovery। कभी कभी कोई फाइल डिलीट करने रिकवर करने के लिए हम लोग कोई रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो ये रिकवरी सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कभी पासवर्ड के कुछ फाइल्स होते हैं वो भी वहाँ पे रिकवर हो जाते हैं और उस सामने वाले को क्या हो जाता है, पासवर्ड मिल जाता है।
नेक्स्ट है रग सॉफ्टवेयर, सर्टन सॉफ्टवेयर लाइक वर्म्स वायरस अटैक्स ऑन द सिस्टम। कभी कभी वर्म्स जो होते हैं या फिर वायरस वाले प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, पासवर्ड को चुराते हैं या फिर फाइल्स को वहां से चुराते हैं। Next, we are going to see about the computer worms. Now, what is the meaning of computer worms? Okay, a computer worm is a complete program by itself. It is written in such a way that it spreads to the other computer over a network. But while doing this, it consumes the network resources to a large extent. A computer worm can potentially bring the entire network in the greedy halt। अभी ये जो वर्म होता है ये एक प्रोग्राम ही होता है जो क्या होता है, नेटवर्क के अंदर स्प्रेड होता है या घूमते रहता है। इससे क्या होता है कि ये नेटवर्क का रिसोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा यानी क्या करेगा, नेटवर्क को वो पूरा यूज़ करेगा, पूरे नेटवर्क में घुस जाता है और नेटवर्क को क्या करता है, हॉल्ट कर देगा या फिर स्लो कर देगा। और ये जो सॉफ्टवेयर रहेगा ये क्या, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वो क्या रहेगा, घूमते रहेगा, जिससे क्या जो नेटवर्क जो है वो जाम कर देता है। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या क्या उसके ऑपरेशंस हैं। यूजुअली ए कंप्यूटर वर्म डज नॉट हार्म अदर प्रोग्राम्स और डेटा। ये किसी दूसरे प्रोग्राम को या डेटा को हार्म नहीं करता है जैसे वायरस करता है, वैसे ये हार्म नहीं करता है। ये जस्ट क्या करता है, स्प्रेड होते जाता है। या फिर हम लोग बोलेंगे कि ऐसा अगर प्रोग्राम आ जाता है जिसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनते रहते हैं, यानी उससे क्या होता है, फोल्डर्स अगर बनेगा तो वो क्या करेगा, जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, it just spread thereby consuming large resources such as transmission capacity or the disk storage. It denies the services to legislative uses। यानी यहाँ पे क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क कैपेसिटी यूज़ करेगा, ट्रांसमिशन कैपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर लेगा। A computer worms usually operates on network. Each node on the network maintains a mailing list which contains the name and the address of reachable machine on the network. The worm gets access to this list and using this sends a copy of itself to all those addresses। यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क के अंदर एक मेलिंग लिस्ट आती है, मेलिंग लिस्ट के अंदर वहाँ पे उसका नेम एंड एड्रेस पता चलता है दूसरे मशीन का नेटवर्क के अंदर। तो ये वो क्या करेगा, फाइल रीड कर लेगा और वो जहाँ जहाँ पे जिस जहाँ पे उसका वो लिस्ट के अंदर जहाँ पे फाइल सेंड हुए हैं वहाँ पे क्या करेगा, उसका डेटा वो क्या करेगा, सेंड कर दे जाएगा, उसकी कॉपी सेंड कर देगा। यानी क्या करेगा, सामने वाले मशीन में भी उसकी कॉपीज क्रिएट करते जाएंगे। If the worm is intelligent, after reaching a node, it checks whether a copy of itself already exists there or not. If exists, it does not create any more copies. Okay, अगर वहाँ पे वर्म्स अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा तो वो क्या करेगा, सामने के कंप्यूटर पे जाके वो चेक करेगा कि उसकी खुद की कॉपी बनी हुई है कि नहीं बनी है। अगर नहीं बनी हुई रहेगी तो वो बनाएगा, या फिर अगर बनी हुई रहेगी तो वो बनाएगा नहीं। If the worm is dummy, it just copies itself to all nodes. So if one node address is at several places in network, then it would have several copies of worms। यहाँ पे एक डम वर्म्स भी होता है जो क्या करता है, कॉपीज क्रिएट करते रहता है, मल्टीपल कॉपीज वो क्रिएट करेगा। जहाँ जहाँ भी नोड्स है वहाँ पर भी, जहाँ पे भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वहाँ पे वो क्या करेगा, उसकी खुद की कॉपी बनाते रहेगा। सेफ गार्ड अगेंस्ट वर्म्स, क्या हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। वर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड वेरियस चेक पॉइंट्स ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बना सकते हैं। अगर दूसरे के मशीन पे अगर जाना है तो उसको कुछ चेकसम्स हम लोग लगा सकते हैं कि कौन सी फाइल को आना चाहिए, कौन सी फाइल को नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग अभी के सिस्टम में देखते हैं फायरवॉल। फायरवॉल अगर देखेंगे तो फायरवॉल के अंदर वही चीज़ें होती है कि वो जो भी वर्म्स बाहर से आते हैं उसको क्या करता है, वहाँ पे रोक देता है। नेक्स्ट को हमें देखना है व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। ना व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, हमें पता ही है कि वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। अगर हमारे बॉडी को अगर कोई वायरस डिटेक्ट कर देता है तो वो क्या करता है, हार्मफुल होता है। ओके, अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम सेगमेंट रिटर्न with a clear intention of infecting other programs। It gets onto
many useful programs. Virus is not a complete program, it cannot operate independently. वायरस का इंटेंशन या फिर वो एक प्रोग्राम है जिसका क्लियर इंटेंशन है इन्फेक्शन करना किसी भी अदर प्रोग्राम्स को। ओके, ये हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं या ये कंप्लीट नहीं होते, लेकिन किसी की मदद से वो क्या करते हैं, उसको हार्म करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वायरसेस। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस है, हमें 5 टाइप्स ऑफ वायरसेस देखने हैं। फर्स्ट है बूट सेक्टर इन्फेक्टर। अरे बूट सेक्टर इन्फेक्टर यानी क्या, जब भी मशीन बूट होता है तभी वो क्या करता है, मशीन के अंदर इन्फेक्शन चालू कर देता है। एक तो वो फ्लॉपी को इन्फेक्ट करेगा या फिर आपके हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट है मेमोरी रेसिडेंटियल इन्फेक्टर। ये क्या होता है, इट लोड्स अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ इन्फेक्टेड फाइल। ये कब आएगा, जब भी एक इन्फेक्टेड फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी नॉन इन्फेक्टेड फाइल है उसको भी क्या करेगा, वो इन्फेक्ट कर देगा। File specific infector. Infection occurs when a if infected file is executed. The virus then loads into viral codes into memory. यानी जो भी इन्फेक्टेड फाइल रहेगी वो अगर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, उसको वायरल कोड मेमोरी के अंदर डाल देगा। इन एडिशन टू इन्फेक्टिंग, द वायरस ऑल्सो रिबूट्स द सिस्टम। अगर हो गया, मेमोरी के अंदर आ गया, तो वो क्या कर सकता है, मशीन को बार बार रिबूट भी कर सकता है। जनरल पर्पज इन्फेक्टर। जनरल पर्पज इन्फेक्टर कैन इन्फेक्ट द EXE फाइल। ये जो फाइल्स होती है ये EXE फाइल यानी जो हमारा प्रोग्राम है उसी का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है उसी को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है कमांड प्रोसेस इन्फेक्टर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 205 साइज ऑफ फाइल रहेगा, तो वो क्या करेगा 205 बाइट्स के अंदर। सिम्टम्स क्या है, इन्फेक्शन फाइल इंक्रीज बाय 205 यानी ये क्या करेगा, डबल कर देगा। इन्फेक्शन occurs when a infected file is executed. The virus then loads into the viral code into the memory. Once memory reside 205 is able to infect com files by they can access। यहाँ पे क्या करता है वो, अगर एग्जीक्यूट अगर हो जाती है फाइल तो ये क्या करेगा, जो भी कॉम फाइल या कम्युनिकेशन फाइल होती है उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन मेथड्स। क्या क्या इन्फेक्शन मेथड्स है यहाँ पे देखेंगे। फॉलोइंग आर द वेल नोन मेथड्स बाय विच अ वायरस कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स। क्या क्या होता है, अपेंड द वायरल कोड, अपेंड इटसेल्फ टू अनअफेक्टेड प्रोग्राम। अपेंड यानी क्या, ऐड करना, कुछ उसका कोड क्या करेगा वहाँ पे ऐड कर देगा। रिप्लेस द वायरल कोड रिप्लेसेस द ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव फाइल कंप्लीटली और पार्शियली। ये क्या करेगा, जो भी एग्जीक्यूटिव फाइल रहेगी उसको क्या करेगा, टोटली रिप्लेस करेगा या फिर थोड़ी बहुत कुछ कोड्स के अंदर उसको इम्पेक्ट कर देगा। Insert viral code is inserted in the body of an executable code to carry out some funny actions। वो क्या करेगा, कुछ उसके खुद के actions या फिर खुद की जो भी एक एग्जीक्यूटिव फाइल रहेगी उसके अंदर कुछ चेंजेस करके या कुछ इंसर्ट करके वो क्या करेगा, कुछ फनी एक्शंस वहाँ पे हो सकते हैं। डिलीट वायरल कोड डिलीटेड सम कोड फ्रॉम एग्जीक्यूटेबल कोड। कुछ फाइल्स के अंदर वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। रीडायरेक्ट हियर नॉर्मल कंट्रोल लो ऑफ प्रोग्राम इन चेंजेस टू एग्जीक्यूट सम अदर कोड्स। यहाँ पे हम लोग अगर वहाँ पे कुछ रीडायरेक्ट करेगा यानी हम लोग ने कुछ ओपन करना चाहते हो, कुछ दूसरा ही प्रोग्राम ओपन हो जाता है, तो ऐसा होता है। मोड ऑफ ऑपरेशन। क्या क्या मोड ऑफ ऑपरेशन है, वायरस वर्क्स इन नंबर ऑफ वेज। डेवलपर ऑफ वायरसेस is a bright person who knows the operating system. Typically, viruses are developed under MS-DOS. Viruses are spread with games, unauthorized software, and they are distributed to people free of charge। यहाँ पे जो डेवलपर जो होता है वो एक ब्राइट पर्सन होता है। जो डेवलपर होता है जनरली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की पता होता है और ये MS-DOS के अंदर जनरली ये बनते हैं। ओके, और ये ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स के अंदर या फिर अनऑथराइज या फिर हम लोग बोलेंगे पायरेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायरस डिटेक्शन। किस तरीके से वायरस डिटेक्शन होता है।
Normally, a virus detection program checks the integrity of the binary files. कुछ वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे एंटीवायरस, उसके अंदर कुछ बाइनरी फाइल्स होती है, वो हमेशा चेक करते रहता है. द प्रोग्राम मेंटेन्स अ checksum of on each file. A mismatch in it indicates the virus. यानी वो क्या करेगा, एक चेकसम रखेगा कि ये फाइल के अंदर अगर कुछ चेंजेस अगर हो जाते हैं तो वो वार्न करता है कि ये फाइल कुछ जो भी चेंजेस हुआ है. Some program resides in the memory and continuously monitor certain memory and input-output operation from regarding against any suspicious behavior. ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं पे अगर कुछ अनसर्टन अफेक्ट आ जाता है या फिर अनसर्टन बिहेवियर अगर बदल जाता है किसी का भी, किसी हार्डवेयर का या किसी फाइल का, तो वो वहाँ पे वार्न करता है. वायरस रिमूवल, अ जनरलाइज वायरस रिमूवल प्रोग्राम इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी of viruses and creativity with which they are constructed. जनरली वायरस रिमूवल प्रोग्राम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पे मल्टीपल वायरसेस आते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूटी होती है, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होता है. However, for some viruses, bit pattern is code can be predicted. कुछ बिट पैटर्न बनाए हुए हैं जिससे वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे ये अनवांटेड या फिर अनसर्टन फाइल है. In this case, virus removal program scans the disk for pattern of known viruses. On detection, it removes them. यानी कुछ वायरसेस के उनको बिहेवियर पता होते हैं एंटीवायरस को, तो वो क्या करता है, उनको पता चल जाता है कि ये वायरस आया हुआ है. ओके. But if the virus has already damaged the data, then the recovery of data is almost impossible. अगर कोई infected फाइल रहेगा तो वो फाइल को पूरा डिलीट कर देता है, वहाँ से रिकवरी इम्पॉसिबल होती है. अगर एंटीवायरस अगर लगाते हैं तो बाहर से आने वाला वायरस को वो रोक सकता है. ओके, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाता है कोई भी इन्फेक्टेड फाइल को. क्या प्रिवेंशंस हैं? वायरस प्रिवेंशन. User cannot cure the data or recover from the viral infection, hence the best way is to prevent the virus. यहाँ पे डेटा तो रिकवर नहीं होता है, लेकिन बेस्ट प्रिवेंशन क्या है, तो वहाँ पे उसको प्रिवेंट करना है, हमें उसको मशीन के अंदर आने से रोकना है. फॉर दिस यूजर मस्ट बाय ऑफिशियल लीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द रिलायबल स्टोर और सोर्सेज. हमें लीगल कॉपीज, लीगल सॉफ्टवेयर बाय करिए लीगल स्टोर्स के ऊपर से या फिर कोई सोर्स के ऊपर से. वन शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट पिकिंग अप द फ्री, अनरिलायबल और इलीगल सॉफ्टवेयर. इलीगल सॉफ्टवेयर को लेना नहीं है. फ्री अगर सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो केयरफुली हमें पिक करना है. कोई भी पॉपुलर फ्री सॉफ्टवेयर ही यूज़ कीजिए. अनरिलायबल जो भी है उसको रिलायबल मत कीजिए. Frequently backup and running of monitoring program also help in detection and thus subsequently prevent of the different viruses. हमेशा frequently backup लेते रहना है. कुछ वायरस डिटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे एंटीवायरस होते हैं, उसको डालना है जिससे हम वायरस से हम लोग को प्रिवेंशन मिलता है. थैंक यू.